नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मगध के उत्कर्ष के बारे में। आगे की तरफ बढ़ेंगे हम। मौर्य साम्राज्य हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश के बारे में। इसके बाद आपका मगध साम्राज्य खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमने पढ़ा था मगध के उत्कर्ष में मतलब हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। इसके बाद हम पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल, मतलब मौर्यों के बाद का जो काल आया उसको बोलते हैं मौर्य उत्तर काल। ठन ठीक है, डन। आगे हम देखते हैं मौर्य उत्तर काल में मौर्य साम्राज्य का अंत होने के बाद अब मगध की राजनीतिक एकता छिन्न भिन्न होने लगी। भारत में उत्तर पश्चिमी घाट पर अनेक विदेशी आक्रमणकारियों ने आक्रमण करके अनेक स्थानों पर अलग अलग राज्य की स्थापना करने लगे और दक्षिण भारत में कई सामंतों ने अपने स्वतंत्र राज्य की घोषणा कर दी और इस प्रकार पूरा का पूरा जो मगध साम्राज्य था वो बिखर गया। मतलब जब वृद्धरथ यानी कि पुष्यमित्र शुंग ने वृद्धरथ को मारा तो मौर्य वंश का तो अंत हो गया। उसके बाद सभी सामंतों ने, सामंत मतलब क्या, उस समय के जो अमीर व्यक्ति थे उनको क्या बोला जाता था, सामंत बोला जाता। तो इन्होंने जो है अपना छोटा छोटा राज्य, छोटा छोटा जो है क्षेत्र ले लिया और उसको स्वतंत्र घोषित करके जो है अपना राज्य चलाने लगे। लेकिन आगे आपको मिलेगा पुष्यमित्र शुंग, जिसने शुंग वंश की स्थापना की। ठीक है, जैसे कि शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। यह मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक वृद्धरथ का सेनापति था। इसने वृद्धरथ की हत्या कर दी और इसके बाद मौर्य वंश के स्थान पर शुंग वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, तो ये पुष्यमित्र शुंग कौन था? ये जो है वृद्धरथ का सेनापति था और इसने वृद्धरथ को मार डाला और मौर्य वंश का अंत हो गया। और यहीं पर इसने जो है शुंग वंश की नींव डाली और शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग को ही कहा जाता है। आगे है, यह प्रथम ब्राह्मण राजवंश है जिसने मगध पर पहली बार प्रशासन किया। तो मगध पर पहली बार ब्राह्मण राजवंश ने प्रशासन किया, उसका क्या नाम था? पुष्यमित्र शुंग नाम था। ठीक है, और इसने अपनी राजधानी विदिशा को बनाया। विदिशा इस समय महाराष्ट्र मध्य प्रदेश और उसी समय भी मध्य प्रदेश में था। ठीक है, आगे है, बौद्ध ग्रंथ में पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध द्रोही कहा जाता है क्योंकि इसने अपने शासनकाल में बहुत से बौद्ध स्तूपों को नष्ट करवाया था। लेकिन जब ये मरने वाला था ना, तो इसको बौद्ध धर्म की जो है कुछ चीज़ें, बौद्ध धर्म की चीज़ें इसको प्रभावित कर डाली और लास्ट में इसने जो है बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध स्तूपों का भी निर्माण करवाया था। जो बौद्ध ग्रंथों में इसको क्या कहा जाता है? बौद्ध द्रोही कहा जाता है। ठीक है, आगे है, इतिहासकारों का मानना है कि पुष्यमित्र शुंग ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म की मान्यता को समझा और उसने बाद में कई स्तूपों का पुनर्निर्माण भी करवाया था। ठीक है, जब ये जो है बौद्ध धर्म की मान्यताओं को या बौद्ध धर्म की महानता को समझा तो उसके बाद बहुत से स्तूपों का यह पुनर्निर्माण भी करवाया था, जिसमें से मध्य प्रदेश का जो है भरहूत स्तूप का पुनर्निर्माण भी पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था, जो कि पहले लकड़ी का बना हुआ था। इसने इसको पत्थर का बनवाया। जैसे कि आप देखिए, इमेज में आप देख रहे हैं इस तरीके से क्या है, पूरा बना हुआ स्ट्रक्चर। ठीक है, पहले ये लकड़ी का था लेकिन अब ये किसका हो गया बाबू? पत्थर का हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं तो पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, जिसमें दोनों पुरोहित कौन थे? पतंजलि थे। इसके पुरोहित कौन थे? पतंजलि थे। और इसके बाद बौद्ध पुस्तक, ठीक है, तो बौद्ध पुस्तक जातक ग्रंथ की रचना हुई थी। ठीक है, तो इसके बाद बौद्ध धर्म के जो पुस्तक है जातक ग्रंथ, इसकी रचना हुई थी। तो पतंजलि जो थे, पतंजलि ने महाभाष्य लिखा था, पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा था और मनु ने मनुस्मृति लिखी थी। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो महाभाष्य किसने लिखा था? पतंजलि ने लिखा था। अष्टाध्यायी किसने लिखा था? पाणिनि ने लिखा था। मनुस्मृति किसने लिखा था? तो मनु ने लिखा था। ठीक है, आगे है, इसके समय 2 यवन आक्रमण हुए। यवन का मतलब क्या होता है? विदेशी होता है। ठीक है, तो यवन आक्रमण हुए। दोनों ही यवन आक्रमण को पुष्यमित्र शुंग की विजय हुई। मतलब दोनों ही आक्रमण ये जीत गया था। कौन? पुष्यमित्र शुंग। और पहले आक्रमण का नेतृत्व कौन कर रहा था? डेमेट्रियस जो है पहले आक्रमण का नेतृत्व कर रहा था और दूसरे आक्रमण का नेतृत्व कौन कर रहा था? मिनांडर, जिसको मिलिंद भी कहा जाता है, ये दूसरे आक्रमण का जो है नेतृत्व कर रहा था। आगे बढ़ते हैं। मिनांडर ने बौद्ध भिक्षुक नागसेन
से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली और उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। किसने? मिनांडर, जो कि दूसरे आक्रमण में वो जो सेनापति था या जो उसका जो है निरीक्षण कर रहा था। आगे है, पुष्यमित्र शुंग ने कलिंग नरेश खारवेल से भी युद्ध किया, परंतु खारवेल ने इसे पराजित कर दिया और पुष्यमित्र शुंग को लगने लगा कि हम ही सलाह के हम ही राजा हैं पूरा एकदम से, और हमारे आगे कौन टिक सकता। और इसने कलिंग के राजा जो खारवेल पर आक्रमण कर दिया, लेकिन खारवेल इसको बहुत मारा था मथुरा को, और उसके बाद ये वहां से भाग निकला। उसके बाद क्या होता है, पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु हो जाती है और इसके बाद इसका जो है एक बेटा होता है अग्निमित्र। ठीक है, तो अग्निमित्र जो था भी एक राजकुमारी थी मालविका। मालविका और इन दोनों का चक्कर चल रहा था। ठीक है, इन दोनों का चक्कर चल रहा था और उस समय के जो है विद्वान थे कौन? कालिदास। और कालिदास तो भैया ये कुल देखते हैं, ये सब देखते कालिदास कौन कहाँ चक्कर पकड़ कर रहा है। तो इसने देखा कि अग्निमित्र जो कि पुष्यमित्र शुंग का पुत्र है और एक राजकुमारी थी मालविका, ये दोनों आपस में फसल थे। तो कालिदास को ये दिख गया और इसने चोरी चोरी चिपके चिपके जो है पूरा का पूरा इसका एक किताब छाप दिया। ठीक है, तो पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु के बाद इसका पुत्र अग्निमित्र इसका उत्तराधिकारी बना और कालिदास की रचना मालविका अग्निमित्रम में विदिशा के राजा अग्निमित्र और मालदेश की राजकुमारी मालविका के प्रेम प्रसंग की चर्चा है। प्रेम प्रसंग की चर्चा, अब बताओ, अब यहीं पे ये खत्म हो गया। ठीक है, क्या नाम है? अग्निमित्र। अरे यार, प्यार मोहब्बत एक लिमिट होती। अब तुम राजा होगे, तुम सबसे प्यार करोगे तो तुम बर्बाद नहीं हो जाओगे हैं। आगे है, इस वंश का अंतिम शासक से देवभूति हुआ। ठीक है, तो देवभूति जिसकी हत्या उसी के मंत्री वासुदेव ने कर दी थी और कर्ण वंश की स्थापना कर दी थी। ठीक है, तो इसी के जैसे कि अब पुष्यमित्र शुंग सेनापति था किसका? बृहद्रथ का, तो उसको मार दिया। ठीक है, अब लेकिन इसका क्या हुआ? इसका जो पुष्यमित्र शुंग यानी कि शुंग वंश का आखिरी शासक जो था उसका नाम था देवभूति। इसका ही मंत्री जो वासुदेव था इसने मार के कर्ण वंश की जो है स्थापना कर दी थी। ठीक है, ऑल क्लियर। आगे देखते हैं कर्ण वंश के बारे में। देखिए, जिस प्रकार अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके मंत्री पुष्यमित्र शुंग ने की थी और शुंग वंश की स्थापना की थी, उसी प्रकार वासुदेव ने अंतिम शुंग शासक देवभूति की हत्या करके 75 ईसा पूर्व में कर्ण वंश की स्थापना कर दी थी। ठीक है, और कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव था। और इस वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था जिसकी हत्या इसके मंत्री सिमुक ने कर दी और इसके बाद सातवाहन वंश की स्थापना हो गई। ठीक है, तो सब ससुरे इसके मंत्री इसको मारते चले आए, जब बहुत ज़्यादा वो नहीं रहेगा तो ऐसे। ये देखिए इनका जो है कर्ण वंश की जो ये आपको क्षेत्रफल नहीं दिख रहा है इतना, तो ये कर्ण वंश का जो है क्षेत्राधिकार यहाँ पे था। आगे हम देखते हैं सातवाहन वंश के बारे में। तो सातवाहन वंश देखिए, सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। प्रारंभ में यह वंश महाराष्ट्र के क्षेत्र में था, आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा। ठीक है, कहाँ पे इनका जो है कहाँ पे इनका क्षेत्राधिकार था। ठीक है, तो महाराष्ट्र के क्षेत्र में था, किंतु शक राजाओं ने उन्हें महाराष्ट्र छोड़ने पर विवश कर दिया और सातवाहन वंश को आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित होना पड़ा। ठीक है, तो महाराष्ट्र छोड़ने के लिए विवश किसने किया? तो जो है क्या नाम है, महाराष्ट्र के राजाओं ने इसको जो है शक राजाओं ने इसको जो है महाराष्ट्र छोड़ने पर विवश कर दिया। और ये कहाँ पे भाग के गया? तो ये सातवाहन वंश जो है आंध्र प्रदेश में भाग के गए और जिस कारण इन्हें आंध्र सातवाहन भी कहा जाता है। सातवाहन की राजधानी महाराष्ट्र का प्रतिष्ठान थी। लेकिन सिमुक की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई कृष्णा, ये जिसको कान्हा बोला जाता है, शासक बना और कान्हा के बाद इसका पुत्र सातकर्णी प्रथम शासक बना। और सातकर्णी प्रथम बहुत ही ठीक ठाक शासक था। ठीक है, ठीक ठाक था, मतलब जैसे कि यह सातवाहन वंश का पहला महत्वपूर्ण शासक था। सातकर्णी प्रथम की पत्नी नागनिका का नानाघाट अभिलेख प्राप्त होता है। इसमें सातकर्णी प्रथम की उपलब्धियां बताई गई हैं। नानघाट देखिए, नानाघाट अभिलेख क्या है? नानाघाट अभिलेख में ही सातकर्णी प्रथम को महान विजेता व महान शासक बताया गया है। नानाघाट अभिलेख में उल्लेख मिलता है कि सातकर्णी ने यज्ञ के उपलक्ष्य में ब्राह्मणों को मुद्रा के स्थान पर भूमि दान देना शुरू किया और यह भूमि दान का प्रथम अभिलेख
के प्रमाण हैं। ठीक है, तो भूमिदान देना कौन शुरू किया? सातकर्णी प्रथम ने ही शुरू किया था। जैसे कि आप अगर मेरे यहाँ काम कर रहे हैं तो मैं आपको पैसा ना देकर मैं आपको थोड़ी थोड़ी जो है ज़मीनें या जो है भूमि आपको दान में या आपको देने लगूंगा। ठीक है, तो भूमिदान यहीं से भी शुरू किया था। किसने? सातकर्णी प्रथम ने किया था। उसके बाद अगला शासक आता है हाल। सातवाहन वंश में हाल महानतम शासक था। ठीक है, वह एक बड़ा कवि तथा कवियों एवं विद्वानों का आश्रय दाता था। ठीक है, और हाल में गाथा सत्य सती नामक एक काव्य की रचना की थी। और इसी जो है इसकी भाषा क्या थी? प्रकृति थी। तो इसने जो है एक काव्य रचना की थी। ठीक है, तो इसने एक ग्रंथ ही लिख डाला था जिसका क्या नाम था? गाथा सप्तशती इसका नाम था। और गौतमी पुत्र सातकर्णी, हाल के बाद नया राजा बनता है गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो सातवाहन वंश का अगला शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी था। और इसने या इसके समय नासिक के शक शासक नहपान ने इस पर आक्रमण कर दिया, किंतु गौतमी पुत्र सातकर्णी ने उसे पराजित कर दिया। और नहपान जब इस पर आक्रमण किया था ना, तो ससुरा इतना मारा था गौतमी पुत्र सातकर्णी और वो वहां से भाग गया। ठीक है, आगे हम देखते हैं नासिक जोगलथम्बी से चांदी के लगभग 8,000 सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिसमें एक तरफ नहपान था, दूसरी तरफ गौतमी पुत्र सातकर्णी का नाम था। इसमें क्या था? जो नहपान था, जैसे कि सातकर्णी ऐसे खड़ा था और नहपान उसके नीचे झुका हुआ था, जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि उसमें नहपान की हार हुई थी और सातकर्णी उसमें जीता था। ठीक है, गौतमी पुत्र सातकर्णी, जिससे पता चला कि गौतमी पुत्र सातकर्णी ने शक शासक नहपान को हराया था। ठीक है, उसके बाद अगला शासक बनता है यज्ञश्री सातकर्णी। तो यज्ञश्री सातकर्णी सातवाहन वंश का अंतिम महत्वपूर्ण राजा था। उसने शकों के विजित क्षेत्र पर पुनः अधिकार कर लिया। जो शकों का विजित क्षेत्र था, जहाँ पे शकों ने विजयी हासिल की थी या जहाँ पे शकों ने जो क्षेत्र को जीता था, वहाँ जो है यज्ञ श्री सातकर्णी ने वहाँ पे अधिकार कर लिया था। आगे है यज्ञ सातकर्णी व्यापार एवं जल यात्रा का प्रेमी था। उसने सिक्कों पर या उसके सिक्कों पर जहाज के चित्र बनाए हुए हैं। ठीक है, बने हुए हैं, जिससे उसकी जल यात्रा एवं व्यापार का पता चलता है। ठीक है, आगे है उसके सिक्के आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं गुजरात से प्राप्त हुए हैं। यज्ञश्री ने या यज्ञश्री के मृत्यु के बाद सातवाहनों का साम्राज्य विभाजित हो गया, जिसका मुख्य कारण विद्रोह एवं केंद्रीय शासन की दुर्बलता थी। तो इस कारण जो है ये सातवाहन वंश जो है चकनाचूर हो गया। आगे हम देखते हैं सातवाहन वंश के शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्के, जैसे कि चांदी के सिक्के। ठीक है, चांदी के सिक्के सातवाहन वंश ने जो है जारी किए थे। तांबे के सिक्के, पोटनी जिसको घटिया चांदी के सिक्के बोले जाते हैं उसको, और शीशे के सिक्के। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि शीशे के सिक्के जो है किस वंश ने जो है जारी किया था? तो ये सातवाहन वंश ने जारी किया था। और सातवाहन वंश मातृ सत्तात्मक था। यहाँ नाम के पहले माता का नाम लिखा जाता था, किंतु राजा पुरुष ही होते थे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे पूछेगा कि आपके मतलब जैसे कि आप लोग हैं यहाँ, आपको क्या पूछा जाता है कि आपके पिता का क्या नाम था? आपकी पहचान आपके पिता के नाम पे होती थी। लेकिन इस समय सातवाहन वंश में क्या होता है कि आपकी पहचान